दोस्तों, साथियों, कॉम्पटेरिया एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कॉम्पटेरिया चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल लेकर आया है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, एमपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एवं बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत के भूगोल के बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा के समक्ष आपके समक्ष लेकर आया है। आइए हम चर्चा करते हैं। कल हमने भारतीय मिट्टियों के बारे में चर्चा की थी, अब हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कॉम्पटेरिया के लेक्चर से श्योर क्वेश्चंस आएंगे। मैं भारत भूगोल के बहुत ही उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण लेक्चर्स दे रहा हूँ। हर एक लेक्चर से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर भी करते रहें। देखिए, हमने चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा करेंगे कि ICAR के अनुसार भारत की मिट्टियों में मृदा में कितने प्रतिशत हैं, कौन सी मृदा कितने प्रतिशत भारत में पाई जाती है। इंसेप्टिसाल मृदा 39.74%, एंटीसाल मृदा 28.08% और एल्फीसाल मृदा 13.55%, वर्टीसाल मृदा 8.52% और एरिडीसाल मृदा 4.28%, अल्टीसाल मृदा 2.51% और मालीसाल मृदा 0.40% और अन्य मृदाएं 2.92%। यानी कुल 100% हमने ICAR के अनुसार भारत की मिट्टियों की प्रतिशतता और पाए जाने के क्रम को प्रदर्शित किया है। ICAR ने 1986 में भारत के 8 मुख्य और 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। 8 प्रमुख मिट्टियां जो भारत में पाई जाती हैं, जो लिस्टेड हैं, उनका मैं नाम बता रहा हूं। क्रमशः आप ध्यान से देखें। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी, लवणी व क्षारीय मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो 43.4% भूभाग पर है। लाल मिट्टी का जो विस्तार है 18.6% भूभाग पर है। काली मिट्टी का जो विस्तार है 15.2% भूभाग पर है और लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है ये 3.7% भूभाग पर है और अन्य मिट्टियों का जो प्रतिशत है वो 17.9% भूभाग पर है। हमने आपको बताया था बांगर मिट्टी के बारे में, खादर मिट्टी के बारे में और लाल पीली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी, मटियार दोमट के बारे में। हमने लेटराइट मिट्टी के बारे में भी चर्चा की थी और शुष्क मृदा और लवणीय मृदा के बारे में भी चर्चा की थी। क्षारीय मृदा के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कल के लेक्चर में भारतीय भूगोल के। एवं हम अब चर्चा करेंगे कि चिकनी मिट्टी क्या होती है। चिकनी मिट्टी पर हम चर्चा करेंगे। चिकनी मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले सूक्ष्म कण से ये निर्मित होती है और इसमें वायु का आवागमन कम ही होता है और ये मिट्टी जलाक्रांत होती है, यानी वाटर लॉगिंग हो जाती है और शुष्कता के समय ये काफ़ी सख्त हो जाती है और इसमें दरारें आ जाती हैं। ये सारी क्वालिटी जो है चिकनी मिट्टी की है। मरुस्थलीय मृदा और बलुई मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा को वनीय मृदा भी कहा जाता है और पर्वतीय मृदाएं नवीन और अविकसित होती हैं और इनकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा जो है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक के लावा क्षेत्र में, मालवा के पठार में और दक्कन के पठार में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र के पर्वतीय पाद क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर
और उनके लद्दाख के क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी जो है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और नहर सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण मृदा है पीठ मृदा, अक्सर चर्चा में आता है पीठ मृदा, जो कि केरल, तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। और दलदली भूमियाँ पाई जाती हैं तटीय उड़ीसा में और तटीय तमिलनाडु क्षेत्रों में। देखिए कुछ दलदली भूमियाँ गुजरात के कच्छ के रण में भी पाई जाती हैं। नूतन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए प्रश्न है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नूतन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नूतन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर के नाम से भी जाना जाता है। और पुरातन जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम से हम सूचित करते हैं, जो है बांगर। और दक्कन ट्राइब की जो भूमि है वहाँ की मिट्टियाँ हैं काली मिट्टी, और काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र में मिलता है, और लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है तमिलनाडु में मिलता है। इसके साथ ही साथ हम फसलों की चर्चा करेंगे। कौन सी फसल कैसी मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में हो सकती है? तो देखिए धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन की फसल जो है जलोढ़ मिट्टी में होती है। और तंबाकू, धान, रागी, ज्वार, कपास, गेहूं, मक्का ये लाल पीली मिट्टी में होती है। और कपास, सोयाबीन, चना, गेहूं, केला, मूंगफली, ज्वार, गन्ना ये सब काली मिट्टी में होती है। और चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, सिनकोना, कहवा, बागानी खेती ये सब लेटराइट मिट्टी में होती है। और बाजरा, ज्वार, सरसों, जौ, मोटा अनाज ये मरुस्थली मिट्टी में होती है। अब सेब, नाशपाती, आलूचा, चाय, गेहूं, मक्का ये सब पर्वतीय मिट्टी में होती है। धान, गन्ना, अमरूद, जामुन, आंवला, बरसिंग और लवण प्रतिरोधी फल, वृक्ष और फसल ये लवणीय और क्षारीय मिट्टियों में पाई जाती हैं। धान और मैंग्रोव वनस्पतियाँ ये दलदली मिट्टी में होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मृदा में प्रचुरता किस मात्रा की होती है। ये सब सारे डिस्कस कर लिए हैं मैंने पॉइंट में, लेकिन एक बार और आपको रिवाइज करके एक बेस बना दे रहा हूँ। देखिए पोटास और चूना की अधिकता जलोढ़ मिट्टी में, लोहा, एल्युमिनियम, चूना की अधिकता लाल पीली मिट्टी में, लोहा, पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिकता काली मिट्टी में, लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता लेटराइट मिट्टी में पाई जाती है। और लवण और फास्फोरस की अधिकता मरुस्थली मिट्टी में पाई जाती है। सारे लेक्चर को बड़े ही ध्यान से सुने। यह ऑडियो विजुअल लेक्चर बनाया गया है आपके लिए। श्योर क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और एमपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इस लेक्चर से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। और लवण और फास्फोरस ये मरुस्थली मिट्टी में होते हैं। और जीवांश की अधिकता होती है पर्वतीय मिट्टी में। प्रश्न आ जाता है कि किस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है? तो पर्वतीय मिट्टी में। और नमक की अधिकता होती है पीठ मृदा में। और NaCl की मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता जो है लवणीय मृदा में होती है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि मृदाओं में किस किस तत्वों की कमी होती है। तो देखिए NP और जीवांश की कमी जलोढ़ मिट्टी में होती है। NPK और जीवांश की कमी लाल पीली मिट्टी में होती है। NP और जीवांश की कमी काली मिट्टी में होती है। NPK, जीवांश और चूना की कमी लेटराइट मिट्टी में होती है। जीवांश और नाइट्रोजन की कमी मरुस्थली मिट्टी में होती है। पोटास, चूना, फास्फोरस की कमी पर्वतीय मिट्टी में होती है। कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी लवणीय क्षारीय मृदा में होती है। और जैविक पदार्थ और घुलनशील फास्फोरस, पोटास की कमी पीठ मृदा में होती है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जल के द्वारा मृदा अपर्दन 9 प्रकार से होता है। देखिए जब जल के द्वारा मृदा अपर्दन किया जाता है 9 प्रकार होते हैं इसमें। अपस्फुरण, सागरी क्षरण, अवनालिका क्षरण, परत क्षरण, पीटिका क्षरण, सरिता का क्षरण, हिमानी क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण और भूस्खलन क्षरण।
इस प्रकार से मिट्टी का क्षरण होता है। जल के द्वारा मृदा अपरदन की प्रक्रिया का क्रम किस प्रकार से होता है, इसको मैं विवेचित कर रहा हूँ। दोबारा देखिए, जल के द्वारा मृदा अपरदन की प्रक्रिया का क्रम होता है आस्फाल अपरदन, जब जल पत्तियों से नीचे गिरता है। फिर उसके बाद होता है परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है। तीसरा क्रम होता है नदिका अपरदन, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। फिर होता है अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियां बड़ी हो जाती हैं। इस अपरदन से बीहड़ और उत्खात भूमि का निर्माण होता है। इसके बाद होता है धारा चैनल अपरदन, जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। और इसके बाद हमने बताया था कि मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय होंगे। तो जैविक पदार्थों को, फसल के अवशिष्ट भाग को, खली की खाद, हरी खाद, इस सब में वृद्धि करना पड़ेगा। रासायनिक उर्वरक और मिट्टी में पोषक तत्वों में वृद्धि करना होगा। शस्यावर्तन करना होगा, भूमि को परती छोड़ना होगा, मिश्रित कृषि करनी होगी। तो इस प्रकार से मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेती भी करना पड़ेगा और रोक बांध बनाना चाहिए, वृक्षों की रक्षक मेखला बनानी चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। मतलब कि देखिए, पेड़ पौधे लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि घास और रेशेदार जो भी छोटे पौधे हैं जो कि भूमि को पकड़ कर रखते हैं, भूमि को हवा द्वारा, जल द्वारा बहने नहीं देते हैं, तो ऐसे लच्छेदार घास और छोटे रेशेदार जो भी पौधे हैं या घास पात हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाइए आप अपने खेतों में, चारा का सामान उगाइए। तो इस प्रकार से यह जो होता है क्रिया, इसमें मिट्टी जमी रहती है धरती के साथ। यह सब आपके मृदा के संरक्षण के, सॉइल कंजर्वेशन के महत्वपूर्ण आयाम है कि आप उस तरह से मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण चर्चा की थी भारत के वनों के बारे में, वो भी हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस वृक्ष का उपयोग किस उद्योग में करते हैं। अभी हमने डेल्टाई वनों के बारे में, हिमाचल क्षेत्र की वनस्पति के बारे में चर्चा कर ली थी भारत के वन के अंतर्गत पिछले लेक्चर में, और हमने देखा कि किस प्रकार से वृक्षों का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वृक्षों के उपयोग के बारे में। देखिए, सागौन के वृक्ष का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया हमारी सरकार ने। रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर और जहाज़ बनाने में ये इस्तेमाल होता है भारतवर्ष में। और चंदन के जो वृक्ष हैं, ये अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होते हैं। आबनूस के वृक्ष से संगीत वाद्यों के यंत्र का निर्माण किया जाता है। और देवदार के वृक्ष से सुगंधित तेल का निर्माण किया जाता है। चीड़ के वृक्ष से चाय की पेटी और माचिस बनाए जाते हैं। एवं ब्लू पाइन द्वारा रेलों का स्लीपर और रॉल बिरोजा बनाया जाता है। वालनट से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और विलो के वृक्ष से क्रिकेट के बल्ले बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम विस्तार समझेंगे वितरण कैसा है वनों का। वनों के बारे में हमने 5 प्रकार के वनों और वनस्पतियों के बारे में चर्चा की थी। भूमध्य रेखीय वन का जो वितरण है वो पश्चिमी घाट, मेघालय, हिमालय के तराई क्षेत्र, कर्नाटक के पश्चिमी भाग, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में है। ये सारे वनों के प्रकार जो मैंने पढ़ाए, इनका वितरण मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे है भारत में। भूमध्य रेखीय वनों का वितरण पश्चिमी घाट, मेघालय, हिमालय का तराई क्षेत्र, कर्नाटक का पश्चिमी भाग, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में है। और शुष्क पर्णपाती वन का जो विस्तार है वो है दक्कन का पठार। आर्द्र पर्णपाती वन का जो विस्तार है वो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक है। मरुस्थलीय वन का विस्तार जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण
पूर्वी उत्तर प्रदेश और भीतरी कर्नाटक तक। और डेल्टाई वन का जो विस्तार है वो तटीय प्रदेशों में है। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन से वन के प्रकारों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, किस वन में। देखिए, भूमध्य रेखीय वन में आता है ताड़, महोगनी, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस, रोजवुड, बेत। और शुष्क पर्णपाती वन के जो वृक्ष हैं खैर, बबूल, तेंदू, पलास, अमलतास। और आर्द्र पर्णपाती वन के जो वृक्ष हैं वो हैं साल, सागौन, महुआ, आम, शीशम, चंदन, आंवला, साखू। और मरुस्थलीय वन के जो पौधे हैं वो हैं कैक्टस, नागफनी, बेर, बबूल, खजूर, करील, रोहिड़ा। और डेल्टाई वन के जो वृक्ष हैं वो हैं मैंग्रोव, ताड़, नारियल, सुंदरी वृक्ष, रबर और सुपारी। देखिए, सुंदरी के वृक्षों के उगने के कारण ही डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, ये याद रखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन चला भारत में वृक्षों के और वनों के संरक्षण के लिए, जिसमें कि मैं बड़े ही अति महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा, चिपको आंदोलन। चिपको की अवधारणा 1731 में आई, जब जोधपुर के राजा अजीत सिंह द्वारा वन काटने का आदेश दिए जाने के विरुद्ध बिश्नोई समुदाय की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई कि पेड़ को कटने से रोका जा सके, लेकिन राजा ने उस महिला समेत पेड़ को काटने का आदेश दे दिया। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए सन 1731 ईस्वी में 363 लोगों के साथ अपनी जान दे दी और पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपकने का आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन अत्यंत प्रेरणादायक रहा और इसकी तर्ज पर देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से आंदोलन शुरू हुए। कर्नाटक में ऐसा आंदोलन अप्पिको आंदोलन के नाम से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन से वृक्षों की सुरक्षा से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक उद्देश्य यह भी था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और वनावरण भी कम न हो। और चिपको आंदोलन के तहत 5F को वरीयता दी गई। 5 प्रकार के F थे चिपको आंदोलन में: फूडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। भोजन, चारा, ईंधन, रेशे, उर्वरक। भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू कर दिया। और हम उसके बाद देखेंगे एपिको आंदोलन में उत्तराखंड का चिपको आंदोलन कर्नाटक में एपिको के रूप में पहुंचा। और एपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गले लगाना। और 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक के सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कालासे वन के वृक्ष को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर खड़े हो गए और उन्हें कटने से बचाया जा सके। जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। ये 1980 में बिहार के सिंहभूम जिले के आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद मैती आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिलों में कल्याण सिंह रावत द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। शादी विवाह में जूता चोरी की रस्म में नेक की परंपरा को खत्म करते हुए कल्याण सिंह रावत ने दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया, जिसको मैती आंदोलन कहा गया। देखिए, कभी कभी ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कच्छ वनस्पति स्थल और किस राज्य में या यूटी में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति स्थल कौन कौन से हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में, सुवर्ण रेखा उड़ीसा में, देवी उड़ीसा में, धामरा उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में। ये कच्छ वनस्पति स्थल है। किस राज्य में पाए जा रहे हैं इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा ये आंध्र प्रदेश में है। पिचवरम, मुथुपेट, रामानड, पुलिकट और काजूवेली ये तमिलनाडु में हैं। उत्तरी अंडमान और निकोबार ये अंडमान निकोबार में हैं। बेम्बानड और कन्नूर ये केरल में हैं। कुंडापुर, होन्नावर, कारवाड़ ये सब कर्नाटक में हैं। अचरा रत्नागिरी, वेल्दूर, मुंबादीवा, वैतरणा, वासई मनूरी
मालवन, ये सभी महाराष्ट्र में है। ये सारे कच्छ वनस्पति स्थल हैं, उनके राज्यों की चर्चा मैं कर रहा हूँ। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, दुमास, उभरात, ये सब गुजरात में है और चारों जो है वो गोवा में है। सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है, जो कि 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है भीतरकनिका उड़ीसा में है और भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। देखिए, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं कॉम्पटेरिया पर। इन भारतीय भूगोल की प्रश्नों की श्रृंखलाओं का लाभ जरूर लें। श्योर क्वेश्चंस आएंगे इन लेक्चर्स में से भी कंफ्यूजन न रखें। हर लेक्चर से कम 1 से 2 प्रश्न निश्चित ही आपको मिल जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? यह होता है 25%। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। भारत का सुंदरवन किस चीज़ का उदाहरण है? भारत का सुंदरवन शंकुधारी ज्वारी वन का उदाहरण है। भारत का सुंदरवन ज्वारी वन का उदाहरण है। भारत में वनों में किस प्रकार का एक बृहत्तम क्षेत्र है? भारत में वनों के प्रकारों में एक बृहत्तम क्षेत्र जो हमें मिलता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का मिलता है। भारत में निर्नवीकरण का प्रभाव कौन सा है? भारत में निर्नवीकरण का प्रभाव है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि और मृदा अपरदन। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा किए जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? देखिए, जूनिपर दी है, महोगनी दी है, सिल्वर फर दी है, स्प्रूस दी है। इसमें से देखिए, जो जूनिपर है वो हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, जबकि महोगनी, सिल्वर फर और स्प्रूस ये सभी हिमालयी वनस्पति की जाति है। वानस्पतिक प्रजातियों में बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार कौन सा है? वानस्पतिक प्रजातियों में सबसे ज़्यादा बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार जो लेता है वो होता है सागौन। कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पतझड़ वाले वन आर्थिक दृष्टि से भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से सुंदरवन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह है आंदोलन चिपको आंदोलन का। पारिस्थिति की स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। देखिए, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर पर। कई लेक्चर्स हमने देखे, अब एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर कॉम्पटेरिया की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का भूगोल टॉपिक के अंतर्गत आपको दिए जा रहे हैं पूर्णतः निःशुल्क। भारत में सिंचाई व्यवस्था पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं जो कि 2000 हेक्टेयर और उससे कम कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई के लिए होता है। इसमें कुएं, तालाब, नलकूप से सिंचाई की जाती है। और दूसरी जो परियोजना होती है भारत सरकार की, वो होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इसमें छोटी नहरें आती हैं इस सिंचाई के अंतर्गत। भारत सरकार की तीसरी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें बृहद सिंचाई परियोजनाएं आती हैं।
जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई इसमें की जाती है। बड़ी नहरों को बहुउद्देशीय योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ग में रखा गया है। बड़ी नहरें देखिए, भारतवर्ष की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा की जाती है। भारत की 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा की जाती है। देखिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं में कुएं, तालाब, नलकूप इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो हमारे सिंचाई के जो साधन हैं और उनका सिंचाई में क्या योगदान है, इस लेक्चर में हम बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही मनोरंजक पॉइंट डील कर रहे हैं। नलकूप द्वारा 46.14% सिंचाई, नहर द्वारा 23.64% सिंचाई, कुएं द्वारा 16.28% सिंचाई, तालाब द्वारा 2.64% सिंचाई और अन्य साधनों द्वारा 11.30% सिंचाई की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा की जाती है और दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा की जाती है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नहरों के द्वारा ही हम करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि नहरों से सिंचाई करने पर क्या हानि होती है। देखिए, अधिक सिंचाई से भूमिगत जल का स्तर ऊपर आ जाता है, जिससे जल जमाव, अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जल के वाष्पीकरण से जल की हानि होती है, जिससे सिंचाई क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। कुल सिंचाई में नहर सिंचाई की हिस्सेदारी मैं आपसे व्याख्या करूंगा कि जम्मू कश्मीर में नहर सिंचाई 92.6% होती है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र है। जैसा मैंने बताया, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में नहर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। जम्मू कश्मीर में 92.6% सिंचाई, उड़ीसा में 66% सिंचाई, पश्चिम बंगाल में 64% सिंचाई और असम में 63% सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई जम्मू कश्मीर में की जाती है और कुल सिंचाई में नहर सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सींचा जाता है। यह उत्तर प्रदेश में प्रश्न आ सकता है उत्तर प्रदेश स्पेशल टॉपिक के तहत उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कि कुल सिंचाई में नहर सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक भारत में किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, नलकूप और कुएं से सिंचाई करने का लाभ हमें क्या मिलता है। सिंचित क्षेत्र में जल का उपयोग मित व्ययता से होता है, जिससे जल जमाव, अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती है। और ऐसे साधन सिंचाई के सस्ते साधन होते हैं और इनके रखरखाव के लिए अधिक खर्च नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि नलकूप और कुओं से सिंचाई करने से हानियां क्या होती हैं। इसमें क्या है कि अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल स्तर नीचे आने का खतरा रहता है और कुओं द्वारा सिंचाई केवल सीमित क्षेत्रों में ही की जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कुल सिंचाई में नलकूप सिंचाई की हिस्सेदारी भारत में किस राज्य में कितनी प्रतिशत है। देखिए, नलकूप द्वारा सिंचाई की हम बात करें तो गुजरात में 75% सिंचाई नलकूप द्वारा, उत्तर प्रदेश में 67% सिंचाई नलकूप द्वारा एवं राजस्थान में 66.45% सिंचाई नलकूप द्वारा एवं पंजाब में 58.54% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि तालाबों से सिंचाई का क्या रहा है रिकॉर्ड। तो देखिए, तालाबों से सिंचाई की अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में राज्यों की हिस्सेदारी की हम चर्चा कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कुल सिंचाई में तालाब सिंचाई की हिस्सेदारी तमिलनाडु में 23.86%, आंध्र प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचाई का 16.27% और केरल में सिंचाई का 15.12% और पश्चिम बंगाल में सिंचाई का प्रतिशत 13.76% है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भारत में तमिलनाडु राज्य में होती है और भारत का सर्वाधिक सिंचित कृषि भूमि वाला राज्य जो है पंजाब है। अधिक से अधिक भूमियों को सींचता है पंजाब। कुल कृषित भूमि में सिंचित भूमि के प्रतिशत 2012-13 की डेटा की अगर हम चर्चा करें,
मैं पुराने डेटा की चर्चा कर रहा हूँ। एक उदाहरण स्वरूप तो देखिए, पंजाब में 98.7% सिंचाई, हरियाणा में 92.4% सिंचाई, उत्तर प्रदेश में 77.5% सिंचाई और मध्य प्रदेश में 54.1% सिंचाई की गई। देखिए, सिंचाई की बात करते हैं तो हम चर्चा करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण नहर गंगा नहर पे। तो भारत की प्रमुख नहरों के बारे में हम चर्चा करते हैं। गंगा नहर विश्व की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंगा सिंह सिंह ने 1927 ईस्वी में करवाया था और ये राजस्थान के फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई। भारत की महत्वपूर्ण नहरें और इनका मुख्य स्रोत किस नदी से रहा है और किस राज्य में है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही ध्यान से इसको देखें आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली नहर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, सरहिंद नहर, जो कि सतलज नदी से निकली है, यह पंजाब में। नांगल बांध नहर जो है सतलज नदी, वो भी पंजाब में है। भाखड़ा नहर सतलज नदी, यह भी पंजाब से है। विस्थ दोआब नहर सतलज नदी से, यह भी पंजाब में है। पूर्वी ग्रे नहर सतलज नदी से, ये भी पंजाब से है। ऊपरी बारी दोआब नहर, यह भी रावी नदी से है और यह भी पंजाब से संबंधित है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से, जो कि उत्तर प्रदेश में, और आगरा नहर जो कि यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश से। आगे चर्चा करते हैं ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से, उत्तर प्रदेश में। निचली गंगा नहर गंगा नदी, उत्तर प्रदेश। शारदा नहर शारदा नदी, उत्तर प्रदेश। बेतवा नहर बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। पूर्वी सोन नहर सोन नदी, बिहार। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी, बिहार। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से, बिहार। एडन नहर दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल। मेदिनीपुर नहर कोसी नदी, पश्चिम बंगाल। इंदिरा नहर हरिके बैराज, राजस्थान। बीकानेर नहर सतलज नदी, राजस्थान। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी, हरियाणा। गुड़गांव नहर यमुना नदी, हरियाणा। गोदावरी नहर गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। मूठा नहर मूठा नदी, महाराष्ट्र। कावेरी डेल्टा नहर कोलेरू नदी, तमिलनाडु। गंगा या बीकानेर नहर सतलज नदी, राजस्थान। ओडू पोषक नहर घग्गर नदी, राजस्थान। केंद्रपाड़ा नहर विरूपा नदी, उड़ीसा। और तालकंडा नहर महानदी, उड़ीसा। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ये राजस्थान के 11 जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है, जो राजस्थान मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर गंगा नहर बीकानेर, जैसलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इस नहर ने थार मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है। ये राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ क्या मिले हैं? सिंचाई पेयजल की उपलब्धता, मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, खाद्यान्न उत्पादन में सहायता मिली है और इस प्रकार से रहा। और सिंचाई परियोजनाओं की हम बात करेंगे तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल, वलयार सिंचाई परियोजना केरल, मलम पूझा सिंचाई परियोजना केरल, चित्र पूझा सिंचाई परियोजना केरल और इसके साथ ही साथ कनिहर पूझा सिंचाई परियोजना केरल, चुलियारा सिंचाई परियोजना केरल, पोथुंडी सिंचाई परियोजना केरल में,
और चिराकुंजी सिंचाई परियोजना केरल में। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्माण किया गया है भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने का सुझाव केंद्रीय जल शक्ति आयोग द्वारा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल का अंतर्बेसिंग अंतरण करके इसके वितरण में प्रादेशिक विषमता को दूर करना है। इसके मेन जो एम है वो कौन कौन से हैं? इसका पहला एम है नहरों और नदी बांधों, नदियों के अतिरिक्त जल को उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जलभराव वाले क्षेत्रों में अंतरित करना और बहकर समुद्र में चले जाने वाले बारिश के जल को जल के अभाव तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों की ओर प्रेषित करना। इस राष्ट्रीय जल ग्रिड से लाभ क्या होंगे? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई हो सकेगी और बाढ़ों पर नियंत्रण हो सकेगा। अब हम चर्चा करेंगे माला नहर तंत्र की। इसमें पहला हम देखेंगे हिमालयी आवाह नहर। रावी से चिटगांव तक प्रस्तावित हिमालयी आवाह नहर से हिमालयी नदियों के जल का संग्रहण, नियंत्रण और वितरण किया जा सकेगा। केंद्रीय दक्कन दक्षिणी पठार नहर से चंबल नदी से कुमारी अंतरीप तक प्रस्तावित है। इन दोनों नहरें आपस में 2 स्थानों पर पाइप द्वारा जुड़ी होंगी। ऊंचाई में अंतर होने के कारण, गुरुत्व बल के कारण इनमें स्वतः जल प्रवाह हो सकेगा। देखिए ऐसी परियोजना है जो चलाई गई, ये बहुत ही पुराने समय से चलाई गई हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में, चंबल घाटी परियोजना के बारे में, ब्यास परियोजना के बारे में, भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, रिहंद बांध परियोजना के बारे में, गंडक परियोजना के बारे में, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में और फरक्का बैराज परियोजना के बारे में। बने रहें, जमे रहें हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पे और नियमित कॉम्पटेरिया का श्रवण करते रहें, देखते रहें आप महत्वपूर्ण चैनल कॉम्पटेरिया को। कॉम्पटेरिया नित्य नियमित बड़े ही महत्वपूर्ण भारत के भूगोल सेक्शन के अंतर्गत आपके समक्ष लेकर आएगा महत्वपूर्ण लेक्चर्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स की श्रृंखलाओं में हम भारत का भूगोल टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेक्चर्स को लेकर आएंगे। इसी प्रकार से कॉम्पटेरिया एजुकेशन चैनल को आप बराबर ट्यून करते रहें और देखते रहें उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण भारत का भूगोल सेक्शन के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेक्चर्स को। कॉम्पटेरिया इसी प्रकार भूगोल के महत्वपूर्ण लेक्चर्स को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहेगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से भारत के भूगोल के एक आकर्षक लेक्चर के साथ। ट्यून करते रहें कॉम्पटेरिया को और सब्सक्राइब